नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। ये शेर बहुत हद तक सटीक बैठता है डॉक्टर शमशाद हुसैन अंसारी साहब पे। उनका जो जन्म है वो देवचरा में हुआ, क्योंकि जो बरेली के बेहद करीब है, और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा। बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं संपन्न परिवार जो है उससे वो नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत और मशक्क़त से उन्होंने ना ही सिर्फ अपने आप बुलंदी हासिल की, बल्कि अपने परिवार और ख़ानदान में भी एक रोशनी की शुरुआत की, इल्म की रोशनी की। और इस वक्त तकरीबन 15 जो डॉक्टर हैं वो उनके परिवार से हैं। उन्होंने 1992-93 में MBBS की शुरुआत की KGMU से। उस दौर में CPMT हुआ करता था। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने उसके बाद 2002 में MD किया झांसी से। उसके बाद अपने तजुर्बे में और इजाफा किया, तमाम एक्सपीरियंस हासिल किए। और क्योंकि बरेली की सरजमीन और बरेली की मिट्टी कुछ ऐसी रही है, उसने तमाम अपने जो हीरे हैं उनको अपनी तरफ समेट लिया। यही वजह है वो बरेली वापस आए और उन्होंने फिर रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में अपने तजुर्बे में और इजाफा किया। 2011-12 में उन्होंने आला हज़रत हॉस्पिटल की बुनियाद डाली और आज बरेली के अंदर ज़बरदस्त तरह से खिदमत कर रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं हम जिस पर बात करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि ज़मीन से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचना। और बहुत बड़ी बात इससे भी हो जाती है कि क्योंकि मैंने जिक्र किया 15 डॉक्टरों का, वो भी उसकी शुरुआत एज ए ख़ानदान के तौर पर डॉक्टर शमशाद हुसैन अंसारी साहब ने की थी। हम तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की ज़िंदगी का सफ़र रहा, और फिर हम उस पर जो है इस टाइम जो कि उनका विषय है उसको लेकर बात करेंगे। एक इंट्रोडक्शन तारुफ तो यही है, बहुत सारा एक आपका तजुर्बा रहा है, कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी और एक शुरुआत की। कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर शमशाद हुसैन है। मैं तहसील औंला के एक छोटे से गांव देवचरा का रहने वाला हूं। मेरी प्राइमरी इनिशियल जो एजुकेशन है वो बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज से मैंने 12th करने के बाद बरेली से ही कंपटीशन CPMT जो थी उसके ज़रिए जो है तैयारी शुरू की। और 1992 में CPMT में मैं सेलेक्ट हुआ MBBS के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। वहाँ से MBBS करने के बाद MD मेडिसिन महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में मैंने ज्वाइन किया। 2002 में MD कंप्लीट करने के बाद वहीं मेडिकल कॉलेज में एज ए सीनियर रेजिडेंट मैंने 2 साल तक काम किया। और 2006 में मैंने रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जहां करीब 2011 तक मैंने काम किया। उसके बाद से जो है 2011 में एक अपना ये आला हज़रत हॉस्पिटल नाम से अपना सेटअप शुरू किया। जी, लंबा सफ़र आपका रहा है, तकरीबन 30 साल का। बहुत बड़ी बात होती है, 30 साल तक लगातार आपने मेहनत की और आज अपने दम पे आप एक बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर पाए। मैं अब थोड़ा सा विषय की तरफ आता हूँ। मौसम में तब्दीली हो रही है, सियासत का मौसम भी गर्म है, बरेली के लिए ठंडा हो चुका है, लेकिन वैसे मौसम जो है अब गर्म हो रहा है, लगातार गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत सारी डिजीज़ इस मौसम में पैदा होती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। मैं चाहता हूं पहले उनका जिक्र करें और उनसे कैसे बचाव करें, उसके हम बात करें। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। अब अभी तक जैसे सर्दियों का मौसम था, अब जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आएगा, इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। स्पेशली जो है खान पान के ख़राब होने की वजह से डायरिया की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। मलेरिया है, डेंगू बहुत जल्दी यहाँ बरेली में शुरू हो जाता है जैसे जैसे बढ़ती हैं। त्योहारों का मौसम आ रहा है, खाने पीने में मिलावट ख़ासतौर पर बहुत होने से पेट के इन्फेक्शंस, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियों के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इनसे बचाव के लिए यही कहेंगे कि ख़ासतौर पर अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई का स्पेशली ध्यान रखें। मच्छर आपके इर्द गिर्द ना पनपने पाएँ, गंदगी से बचें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, और जहाँ तक हो सके बाहर के त्योहारों के सीज़न में ख़ासतौर पर बाहर के खान पान से अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त खाने पीने में मिलावटें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसी से जुड़ी हुई बात, आपने डेंगू का जिक्र किया, बुखार का जिक्र किया। एक रिसर्च भी आई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम सब रहते हैं, हर तीसरे शख्स को कहीं ना कहीं इस परेशानी से जूझना पड़ता है। और
प्लेटलेट्स गिर जाती हैं और तमाम परेशानी है। मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी डालें ताकि लोगों को वक्त रहते हैं इलाज मिल सके और वो अपना बचाव भी कर सकें। जी हाँ, जो डेंगू खासतौर पर मलेरिया है, दोनों में ही प्लेटलेट्स जो हैं मरीज़ की जो है गिर जाती हैं, और ख़ासतौर पर प्लेटलेट्स को लेके मरीज़ों में बहुत ज़्यादा पैनिक या बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है। नॉर्मली जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती हैं, लेकिन हम लोग जैसे ही प्लेटलेट 1 लाख से नीचे आती हैं, हम लोग की मान के चलते हैं कि अब पेशेंट की प्लेटलेट कम होने लगी है। आमतौर पर प्लेटलेट्स किसी की 20,000 तक भी आ जाती हैं, तो एज सच कोई किसी तरह की खतरा नहीं होता है, अनलेस अनटिल उसको कहीं से ब्लीडिंग ना हो रही हो। 10,000 से नीचे प्लेटलेट अगर किसी की आती हैं तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन को उसको एडवाइस किया जाता है, लेकिन इन जनरल लोगों में इस चीज़ का बहुत डर होता है कि उसकी 50,000 प्लेटलेट रह गई, अगले दिन 40 आ गई या 60 से 50 आ गई, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा घबरा जाते हैं और परेशान होकर इधर उधर दौड़ते हैं। एज सच प्लेटलेट डाउन होने से अनलेस अनटिल ये 20,000 से नीचे नहीं आती, किसी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं होती। 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन खत्म होता है, प्लेटलेट अपने आप राइज करने लगती है। मैं इसी से जुड़ी आपसे ये जानना चाहता हूँ बात कि आपने जिक्र किया प्लेटलेट्स का, वो गिरती हैं और तमाम बातें। हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं डेंगू को लेकर ख़ासतौर से, और ख़ासतौर से वो आवाम, वो जनता जो ग्रामीण इलाकों में रहती है और आज भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, उनके बीच अगर हमारे मैसेज और पैगाम पहुँचे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि सभी जानते हैं कि डेंगू, मलेरिया ये सभी मच्छर के द्वारा फैलाई जाती हैं, तो मेन जो सबसे ज़्यादा है वो मच्छरों से बचाव का है। उसके लिए हमें कपड़े जो है फुल आस्तीन पहनने चाहिए, घरों में जो है मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आसपास कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर कहीं पानी है, गमले हो गए, कूलर हो गए, इनकी रेगुलर बेसिस पे साफ़ सफाई करना चाहिए। जी मैं आपसे 1-2 सवाल और हैं मेरे जो आपकी फील्ड से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जो भी हमारी परेशानी है वो पेट से शुरू होती है जी। और पेट का जो जिक्र होता है वो खान पान से होता है। हमारी आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और जिस तरह से खान पान हमारा हो गया, फास्ट फूड की तरफ हम चले गए, गर्मियों में इस तरह की परेशानी बहुत आती है जो फास्ट फूड से रिलेटेड हैं, तो उनका मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तस्करा और जिक्र करें ताकि लोग उसकी तरफ भी ध्यान दें। जी, ख़ासतौर पर गर्मी के दिनों में जो पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जो है बहुत तेज़ी से खाने में हमारे पनप जाते हैं। जितने भी फास्ट फूड हैं या घर से बाहर के फूड हैं, इनमें साफ़ सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता है, या कई बार वो खाना जो है बासी भी होता है, जिसके चलते जो है डायरिया, टाइफाइड और इस तरह की पेचिस वगैरह की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। बेहतर यही है कि गर्मियों के दिनों में घर का ताज़ा एंड ख़ासतौर पे हल्का खाना उसको प्रीफर किया जाए। एक मैं आपसे छोटी सी बात और जानना चाहता हूँ, खान पान का जिक्र किया, खाने की जो हमारे पास तादाद है, कितना खाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, फल कम खाते हैं। कहा जाता है कि फल जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, उसको ज़्यादा खाना चाहिए, खाना कम खाना चाहिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा खाने को लेकर थोड़ा सा बात। खाने के बारे में एक बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि जब हमको लगे कि हम एक रोटी अभी और खा सकते हैं, उसी वक्त हमें खाना छोड़ देना चाहिए। दूसरा जो है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, लेकिन हम लोग का ख़ास तौर पर खान पान जो है बहुत ज़्यादा ऑयली या नॉन वेज ये ज़्यादा रहता है, जिसके चलते बीमारियों की जो बहुत बड़ी जड़ है। साथ में लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि कम खाने से हम दुबले हो जाते हैं या कम खाने से हम बीमार हो जाते हैं। जो रिसर्च हुई है उसमें यह है कि इंसान जो है भूखे रहने से कभी नहीं मरता जी, हमेशा ज़्यादा खाने से उसको बीमारियां होती हैं। जी। और बहुत बड़ी रिसर्च है कि जो लोग 12 घंटे या 14 घंटे की फास्टिंग करते हैं, उनकी उम्र बतादाद उसके जो बहुत ज़्यादा खाते हैं 20 से 30% ज़्यादा पाई गई है। एक आध सवाल बस और मैं लूँगा आपके विषय से, क्योंकि आप मेडिसन हैं, बहुत सारा विषय है जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ डायबिटीज़ का भी हम जिक्र करके चलें। हिंदुस्तान का हर चौथा शख्स इस टाइम डायबिटीज़ से ग्रस्त है। पहले ही कहा जाता कि जो गांव के लोग होते हैं वो इससे बचे रहते हैं, लेकिन आज के टाइम में, क्योंकि आपने भी गांव की मिट्टी में वहाँ से ही बढ़े आगे, आप भी वहाँ के हालात से बेहद समझते हैं। हर आजकल गांव में भी जो है डायबिटीज़ के मरीज़ सामने आ रहे हैं। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 का जो मसला है, इसके बारे में बताएं और किस तरह से हम बच सकते हैं। जी।
टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो तो हमारी एक तरह से आनुवंशिक टाइप की बीमारी है जो हमें अपने पेरेंट्स से जो है मिलती है, जिससे बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज़ है ये हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ये हमारे अपने खान पान और जो हमारा लाइफ स्टाइल है उस पर डिपेंड करती है। इनिशियली ये डिज़ीज़ शहरों में होती थी, लेकिन अब गांव में भी करीब करीब उतनी ही प्रिवलेंस है। वजह वही है कि आज की तारीख में गांव और शहर सभी का रहन सहन करीब करीब एक जैसा हो गया है। सभी की लाइफ सेडेंट्री हो गई है, फास्ट फूड, जंक फूड हर जगह अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज ग्राउंड्स खेलने के सभी कम हो गए हैं, गेम्स नहीं हैं, लेट नाइट तक जागना, लेट नाइट तक खाना, सुबह देर तक सोना, वॉक ना करना, ये सारी वजह हैं जिससे कि इसमें प्रिवलेंस बढ़ा है। स्पेशली जो ओबीज पेशेंट हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बचा जा सकता है अपने लाइफ स्टाइल को सुधार करके। बस मैं अब आखिरी एक सवाल, आखिरी मरहले में पहुंच रहा हमारे इंटरव्यू, क्योंकि विषय तो बहुत सारे, हम डायबिटीज़ पर भी बात करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी और भविष्य में हम उस पर ज़रूर जिक्र करेंगे। मैं आपसे आपके सब्जेक्ट से हट के अब एक बात जानना चाहता हूँ। आपने ज़िंदगी में तमाम मुकाम हासिल किए और अपने बलबूते पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक चीज़ होती है, वो होता है एंटरटेनमेंट। एज ए डॉक्टर के पास आज के टाइम वक्त नहीं है, फिर भी आप अपनी जो ज़िंदगी का जो मनोरंजन है वो किस चीज़ों से कर पाते हैं, अगर चाहें तो थोड़ा जिक्र कर सकते हैं। अगर बात करूँ तो हॉबीज़ में हमारा जो है सबसे ज़्यादा म्यूज़िक सुनना, अच्छा, और म्यूज़िक गुनगुनाना, अच्छा, गज़लें सुनना और सुनाना। अच्छा, तो यही पुराने गाने सुनने का जी शौक। जी जी, अच्छा, वो अक्सर गाते भी हैं, सुनते भी हैं, अच्छा, तो उसका शौक रहता है। आज अगर कुछ गुनगुनाएं तो एक छोटा सा सुनाता हूँ। जी। कहाँ तक ये मन के अंधेरे चलेंगे, उदासी के दिन ये फिर से हटेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो छटेंगे। यही सुख यही दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बहुत ज़्यादा गहराई भी है इस गाने में और ऐसा लगता है जो ज़िंदगी के आपके संघर्ष हैं वो इस गाने में ही छुपे हुए हैं और उसी का आपने जिक्र किया। बहुत अच्छी तरह से आप गा पाते हैं। बहुत सारी मुबारकबाद है, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए और आपके हाथ में अल्लाह और शिफा दे, आप इंसानी जो कीमती ज़िंदगी है उसकी हिफाजत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी जो जैसे आप एक हमेशा शुरुआत एक शेर से करते हैं, एक शेर से मैं भी ख़त्म करना चाहूँगा इसको कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। वाह वाह। लगता है कुछ दर्द भी है आपको अपने प्रोफेशन को लेकर। मैं फेसबुक पर थोड़ी चीज़ें देख रहा था, अगर चाहें तो बता सकते हैं। एक जगह आपने लिखा कि किसने बताया था CPMT होता है कुछ अगर चाहें थोड़ा सा बता दें। किसी ने कहा था कि एक बार CPMT क्वालिफाई कर लो, फिर जिंदगी गुलजार ही गुलजार है। तो दिल आज भी उस शख्स को ढूंढ रहा है वो कौन था क्योंकि बहुत ही मशरूफियत भरी लाइफ है इसमें जी। और हमेशा ही जो मशरूफ़ी रहना है, चाहे वो CPMT हो, MBBS हो, PG हो, प्रैक्टिस हो, आगे भी। चलिए, फिर भी आप बहुत, अल्लाह ने आपको इसी काम के लिए चुना और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बहुत सारी दुआएं आपके। शुक्रिया बहुत बहुत। तो हमारे साथ थे डॉक्टर शमशाद हुसैन अंसारी साहब, जिनके आपने कई रूप देखे। उन्होंने हर बात को बेहद खूबसूरती से खूबसूरत लफ्ज़ों में कहा और उन्होंने एक गाने के ज़रिए जो अपनी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है उसको भी बताया, क्योंकि संघर्ष भरी ज़िंदगी है। मैं अपनी बात को जब ख़त्म करूँगा और ख़त्म करने ही वाला हूँ, उस बात से करूँगा कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक शुरुआत 92-93 में डॉक्टर शमशाद हुसैन साहब ने की थी
और आज वो कारवां के रूप में लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि 15 डॉक्टर वो लगातार उनके ख़ानदान और परिवार से आते रहे हैं, लेकिन दिल में एक दर्द भी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर ने उन्हें इसी काम के लिए चुना था, वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।